हरियाणा और महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी की बम्पर जीत ने इंडी गठबंधन के तोते उड़ा दिए, लेकिन नया साल नई चुनौती लेकर आए और ये नई चुनौती है दिल्ली चुनाव, क्योंकि दिल्ली में कोई इंडी गठबंधन नहीं है। यहाँ केजरीवाल अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। फरवरी में इलेक्शन होना है और केजरीवाल दिल्ली में गली गली घूम रहे हैं। अभी से वो टिकट बांटने में सबसे आगे दिख रहे हैं। बीजेपी भी पीछे से रेस लगाने में जुटी और इन सब के बीच दिल्ली कनेक्शन में ओवैसी की एंट्री हो गई है। बॉस ओवैसी ने, असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में एंट्री करते ही जो कार्ड चला है, उसने दिल्ली के आने वाले विधानसभा चुनाव को नया ट्विस्ट दे दिया, क्योंकि ओवैसी के आने से अब दिल्ली में होगी मुस्लिम वोटों के लिए भयंकर लड़ाई, जिसमें केजरीवाल भी होंगे, कांग्रेस भी होगी और ओवैसी भी होंगे। इसमें सबसे पहले बात ओवैसी की, क्योंकि जो लोग संविधान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, संविधान लहराते हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, उन्हें दिल्ली में चुनाव लड़ाने के लिए सिर्फ वो ताहिर हुसैन ही मिला जो दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड है। असदुद्दीन ओवैसी ने आज ताहिर हुसैन के परिवार वालों के साथ एक तस्वीर पोस्ट की और बताया कि ताहिर हुसैन ओवैसी की पार्टी में शामिल हो चुका है। ओवैसी ने लगे हाथ ताहिर हुसैन को दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से कैंडिडेट बनाने का ऐलान कर दिया। भाई ओवैसी ने कहा कि एमसीडी काउंसलर ताहिर हुसैन ने एआईएमआईएम ज्वाइन किया है और वो दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से हमारे उम्मीदवार होंगे। उनके परिवार के सदस्यों और समर्थकों ने आज मुझसे मुलाकात की और पार्टी में शामिल हुए। ये वही असदुद्दीन ओवैसी हैं जो मोदी और योगी को घेरने के लिए हर दिन संविधान की दुहाई देते नहीं थकते। लेकिन अब यही असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली चुनाव में दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन को चुनावी मैदान में उतारने से नहीं हिचक। अब कहां गया सेक्युलरिज्म, कहां गया आपका वो संविधान लहराना, जबकि ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों का वो आरोपी है जो अब तक जेल में बंद है, उसे जमानत तक नहीं मिल रही। बॉस इसी साल मार्च में दिल्ली की कोर्ट ताहिर हुसैन की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर चुकी है कि शुरुआती जांच में ताहिर हुसैन पर लगे आरोप सही साबित हो चुके हैं और यह ओवैसी का कैंडिडेट बन रहा है। जांच की बात करें तो जेल में बंद ताहिर हुसैन को पुलिस की चार्जशीट में दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड बताया गया। पुलिस ने चार्जशीट में साफ साफ कहा था कि ताहिर हुसैन ने हिंसा भड़काई, दंगों की साजिश रची, दंगे करवाने के लिए पैसे भी खर्च किए। ताहिर हुसैन पर दंगों के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा की बर्बरता से हत्या कराने का भी आरोप है। 24 फरवरी 2020 को उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़के इन दंगों में 50 से ज्यादा लोग मारे गए और करीब 700 लोग घायल हुए। इन दंगों के वक्त ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी से जुड़ा था और नगर निगम में आम आदमी पार्टी का पार्षद रह चुका था। हालांकि दंगों में नाम आने के बाद आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को पार्टी से निकाल दिया, लेकिन अब जस्ट दिल्ली चुनाव के पहले ओवैसी खड़े हो गए। अरे यार, तुमको कौन निकाल रहा है, आओ मैं तुमको टिकट देता हूं। ये सेक्युलरिज्म है इनका। दंगों के दौरान ताहिर हुसैन का एक वीडियो भी वायरल हुआ था दंगों के दौरान, जिसमें ताहिर हुसैन हाथ में एक रॉड लेकर अपनी छत पे घूमता हुआ दिख रहा था। आरोप है कि दंगों के दौरान ताहिर हुसैन की छत से ईंट, पत्थर और पेट्रोल बम फेंके गए। इसलिए दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन को कैंडिडेट बनाने पर बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी को निशाने पर लिया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि ताहिर हुसैन को वोट देने का सीधा मतलब दंगों का समर्थन करना माना जाएगा। सुनिएगा। अगर ताहिर हुसैन को कोई भी वोट देता है तो सीधे सीधे वो उस दंगे को सपोर्ट करता है, अंकित की हत्या को सपोर्ट करता है, वो जो 53 लोग मारे गए उनकी हत्या को सपोर्ट करता है। राजनीति बहुत ढंग तरह से होती है, लेकिन इस तरह की राजनीति की जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा दंगा किया हो, मास्टरमाइंड हो, उसको पार्टी में लाना और चुनाव लड़ाने की जो ओवैसी के पार्टी की कोशिश है, मैं इसकी 1000 बार निंदा करता हूं। जिस ताहिर हुसैन ने दिल्ली को जलाने का काम किया, वो ताहिर हुसैन ओवैसी को इतना अच्छा लग गया कि उसे चुनाव का टिकट दे दिया। टिकट भी उस जगह से दिया जहां पर मुस्लिम वोटर्स की अच्छी खासी संख्या है। ताहिर हुसैन को ओवैसी ने मुस्तफाबाद से टिकट दिया है। मुस्तफाबाद की सीट पर अरविंद केजरीवाल ने आदिल अहमद खान को कैंडिडेट बनाया। मुस्तफाबाद सीट पर करीब 40% मुस्लिम वोटर्स हैं। यहां से कांग्रेस भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारती रही। पिछली बार कांग्रेस से अली मेहंदी चुनाव लड़े। बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस इस बार भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारे। ऐसे में मुस्तफाबाद सीट पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और ओवैसी तीनों के मुस्लिम कैंडिडेट हुए, लेकिन इससे फायदा बीजेपी को हो सकता है,
क्योंकि 2015 में जब बीजेपी ने दिल्ली में सिर्फ 3 सीटें जीती थी तो उनमें एक सीट मुस्तफाबाद की सीट। हालांकि जितने सवाल ओवैसी से हैं उतने सवाल इस देश के मुसलमानों से भी। ओवैसी को क्यों लगता है कि वो एक दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड को टिकट देंगे और उनको फिर भी मुस्लिम बहुल इलाके में वोट मिलेगा? इसका सवाल पूछा जाना चाहिए। यानी मुस्तफाबाद सीट का इतिहास कह रहा है कि ओवैसी ने सबसे ज्यादा मुश्किल केजरीवाल की बढ़ाई, क्योंकि माना जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी इस बार दिल्ली में 70 में से करीब 2 दर्जन सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार सकते हैं, जिनमें 6 सीटें तो ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट पोलराइज हुआ तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, जैसा महाराष्ट्र चुनाव में देखने को मिला, जहां औरंगाबाद जैसी मुस्लिम बहुल सीट पर बीजेपी ने एआईएमआईएम के कैंडिडेट इम्तियाज जलील को हरा दिया। ऐसे में अगर ओवैसी की पार्टी दिल्ली में मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब हुई तो इसका सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को ही होगा, क्योंकि दिल्ली में अगर पिछले चुनावों का आप ट्रेंड देखेंगे तो आप देखिए दिल्ली में क्या हिसाब किताब रहा है मुस्लिम वोटों का। जरा आपको इसका हिसाब किताब बताता हूं, क्योंकि दिल्ली का अगर आप देखेंगे मुस्लिम वोट किसको कितना गया, अगर आप देखेंगे 2020 का चुनाव 2020 आम आदमी पार्टी को कितना मुस्लिम वोट मिला भाई? आम आदमी पार्टी को 83% बॉस, 83% मुस्लिम वोट। कांग्रेस को मात्र 13% और बीजेपी को 3% वोट गया, 3%। इसी तरह से अगर आप पिछली बार का देखेंगे, उससे पहले 2015 का जो दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें अगर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी को 77% मुसलमानों का वोट मिला था, 77%। कांग्रेस को मिला था 20% और बीजेपी को मात्र 2% वोट मिला था। तो अगर आप देखेंगे 2015 से 2020 के बीच में आम आदमी पार्टी का मुस्लिम वोट 6% प्लस चला गया और कांग्रेस का जो है वो -7% हुआ है। यानी कांग्रेस का मुस्लिम वोट जो है वो छिटक के पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के पास गया। लेकिन हाल के जो अभी नगर निगम के चुनाव हुए उसमें कुछ सीटों पर, मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो इसका मतलब ये कहा जाने लगा था कि मुसलमान क्या कांग्रेस के पास लौट रहा है, क्या केजरीवाल को कांग्रेस दिक्कत देगी? लेकिन यहां तो ओवैसी भी कूद पड़े, तो मुस्लिम वोटों में बड़ा बिखराव हो सकता है, जो केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगी, क्योंकि बीजेपी को तो वैसे ही मुस्लिम वोट नहीं मिलना है। अब यह भी समझ लीजिए कि अगर असदुद्दीन ओवैसी आम आदमी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध मारने में कामयाब हो गए तो बीजेपी के लिए किस तरह दिल्ली में जीत के चांसेस बन सकते हैं। भाई 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 62 सीटों पर जीत मिली, जबकि बीजेपी को 8 सीट मिली थी, कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 54% था, बीजेपी का 39% और कांग्रेस का 4%। ऐसे में अगर असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस मिलकर आम आदमी पार्टी को 5% का अगर डेंट दे देते और बीजेपी भी आम आदमी पार्टी के वोट में 5% की सेंधमारी कर लेती है, मान लीजिए, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो गई तो कुछ तो वोट छिटकेगा ही, तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 54% से गिरकर 44% तक आ सकता है और बीजेपी का वोट शेयर 39 से बढ़कर 44% पहुंच जाएगा। पिछले चुनावी नतीजों के आधार पर हुए एक आकलन के मुताबिक 44% वोट शेयर होने पर आम आदमी पार्टी की सीटें घटकर 31 तक आ सकती है, जबकि इसी वोट शेयर पर बीजेपी 39 सीटों पर जीत दर्ज करके बहुमत तक हासिल कर सकती है दिल्ली। लेकिन ये इफ एंड बट की बात है, होगा क्या ये अभी किसी को नहीं पता। केजरीवाल से लड़ना हालांकि इतना आसान भी नहीं है बॉस, केजरीवाल के सामने अपनी चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन केजरीवाल राहुल गांधी की तरह हवाबाजी वाली पॉलिटिक्स में नहीं रहते, वो पूरा जोर लगा रहे हैं अभी से। कैंपेन के मामले में वो दूसरों से बहुत आगे दिख रहे हैं। आज दिल्ली में उनका सीएम फेस फिक्स है, उनके कैंडिडेट के लिस्ट पे लिस्ट आई जा रही है भाई। दिल्ली में गली गली में खुद केजरीवाल घूम रहे हैं, बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल अचानक दिल्ली के न्यू कोंडली इलाके में एक ऑटो ड्राइवर के घर पहुंचे। केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ ऑटो ड्राइवर के घर पहुंचे। उन्होंने ऑटो ड्राइवर के परिवार से मुलाकात की और उनके घर पर खाना भी खाया। ऑटो ड्राइवर के घर पर खाना खाकर केजरीवाल ने क्या कहा, एक बार पहले वो सुनिए। कल मैंने अपने घर पे ऑटो वाले भाइयों के साथ मीटिंग रखी थी, उसमें नवनीत जी भी आए थे। ये नवनीत हैं, ये ऑटो चलाते हैं यहाँ पे, और इन्होंने मुझे कहा था कि आप हमारे घर आइए खाने पे। तो आज मैं इनके घर खाने पे आया। ये इनकी मिसेज हैं, भाभी जी हैं,
इन्होंने बहुत अच्छा खाना खिलाया, बहुत ही स्वादिष्ट खाना खिलाया। मैं इन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आज मैं कह सकता हूँ कि मैंने ऑटो वालों का नमक खाया है। ऑटो ड्राइवर के घर पर खाना खाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के ऑटो वालों के लिए 5 बड़े ऐलान भी कर दिए। पहला बड़ा ऐलान, ऑटो वालों की बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए। दूसरा ऐलान उन्होंने किया कि ऑटो ड्राइवर्स का 10-10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस और 5-5 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाया जाए। तीसरा ऐलान किया कि ऑटो वालों को वर्दी के लिए साल में 2 बार 2,500 हजार रुपए दें। चौथा ऐलान किया कि ऑटो वालों के बच्चों की प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग का खर्चा सरकार उठाएगी। और पांचवा ऐलान, ऑटो वालों की मांग पर पूछो ऐप दोबारा शुरू किया जाएगा, जिसकी मदद से ऑटो बुक किया जा सकता है। यानी केजरीवाल को कोई कुछ भी कहे, लेकिन सच ये है कि अभी कैंपेन में केजरीवाल के विरोधी दिख नहीं रहे। केजरीवाल गली गली घूम रहे हैं, उनको भी पता है 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, बड़े लगा रहे हैं। सुनिए एक बार उनको, फिर इसकी सच्चाई। लेकिन वो लोग मौजूद हैं, वहीं रह रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जो आज आए हैं वहां से। कुछ ही लोगों को हम ला पाए, बहुत सारे लोगों को नहीं ला पाए, और कई लोग आए हुए हैं। मैं सबका नाम तो यहाँ नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। ये सब लोग जिंदा हैं, वहीं रह रहे हैं, और इनके सबके 11,000 जीवित लोगों के, मौजूदा लोगों के वोट काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में अप्लाई कर दिया, और इलेक्शन कमीशन चोरी छिपे, बिना लोगों को बताए, बिना वेबसाइट पे डाले, इलेक्शन कमीशन जो है इनके वोट काटने की साजिश रच रहा है। देखिए, आपको ये पूरा केस समझना चाहिए, क्योंकि मसला कि वोटर लिस्ट से वोटर गायब किए जा रहे हैं, ये बड़ा मसला है। इसकी सच्चाई समझनी चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी का वोटर हो या बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, भैया लोकतंत्र में एक ही तो ताकत है वोटर के पास, वोट दे। तो किसी का भी नाम बिना वजह तो नहीं हट सकता। होता क्या है, वोटर लिस्ट की समीक्षा समय समय पर होती रहती है। किसी का नाम काटने और जोड़ने का क्या तरीका होता है, किस तरह से ये सब होता है, आपको ये भी समझना चाहिए। देखिए, वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन का एक फॉर्म 7 आता है। फॉर्म 7 को आप खुद भी भर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की तरफ से पार्टीज के BLA यानी बूथ लेवल एजेंट्स को जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई तुम एक काम करो, तुम चेक कर लो तुम्हारे एरिया में जो है वो कौन नहीं रह रहा, कौन मर गया, उसका नाम दे दो, हम देखेंगे, चेक करेंगे, हटा देंगे। ये बूथ लेवल एजेंट्स ही होते हैं जो समय समय पर प्रशासन के साथ मीटिंग करते हैं, जिसमें वो अपनी लिस्ट सुझाव के तौर पर देते हैं कि भैया इनका नाम हटा देना चाहिए। नाम हटता कब है? जब किसी की मृत्यु हो जाए, किसी के कहीं और शिफ्ट होने की खबर आए, या डुप्लीकेट वोटर ID बना हो, या मिसिंग वोटर। ये जो BLA होता है पॉलिटिकल पार्टी का, वो एक लिस्ट देता है, उसका फिर वेरिफिकेशन होता है, और फिर नाम हटाने का आखिरी फैसला चुनाव आयोग के अधिकारी लेते हैं कि अच्छा ये ठीक लग रहा है, इसको हटा दो। अब यहां केजरीवाल अलग आरोप लगा रहे हैं और चुनाव आयोग और प्रशासन कुछ और कह रहा है। जैसे केजरीवाल ने आरोप लगाया कि 11,000 वोट काटने का सुझाव बीजेपी ने दे दिया, लेकिन DM का कहना है कि 29 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक सिर्फ 494 फॉर्म 7 मिले। लेकिन यहां सवाल इलेक्शन कमीशन से भी है कि अगर केजरीवाल गलत कह रहे हैं तो फिर चुनाव आयोग को केजरीवाल पे एक्शन लेना चाहिए। एक ट्वीट कर देने से खाली क्या? केजरीवाल के लगाए आरोपों की सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हमारे सहयोगी ने क्या पाया, एक बार वो रिपोर्ट भी देखिए। 10 आदमी का नाम हटाया गया है, हमारा भी कट गया इसमें। कौन कौन है आपके घर में? हमारे घर में मेरे भाई हैं, मेरा पति है, बहू है, बेटा है, अच्छा, हम लोग। तो ये बताइए कि कैसे आपको पता लगा कि नाम कटा आपका? कुछ रात घर में लिस्ट आया था, वोटर लिस्ट का, उसमें हम देखा जाए कि हमारा नाम नहीं है उसमें। क्या आपका नाम वोटर लिस्ट से कट गया? कैसे पता लगा आपको? संतोष आगे कट गया। किसने, कैसे जानकारी मिली? अब वही घूमने वाले आते, उन्होंने बताया। अच्छा, मेरा भी कट, मेरे हस्बैंड ने भी कटाया। कितने वोट टोटल थे आपके यहाँ? मेरे यहाँ तो यहाँ पे 5-6 लोग है, अब 5-6 में 7, मतलब 7 में तो 2 आया है, 5 कट गया है। वोटर लिस्ट को लेकर बीजेपी भी आरोप लगा रही कि एक ही पते पर कई कई वोटर हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है, लेकिन उनमें से कई वोटर उस पते पर रहते ही नहीं। बीजेपी के आरोपों में कितना दम है, हमने इसकी भी पड़ताल की। देखिए हमारे सहयोगी को क्या जानकारी मिली। इसमें C 178 का हमारे पास लिस्ट है, और इस C 178 पे अगर जो आप देख रहे हैं
ऐसे ही C178 के नंबर पर जो है 38 वोटर्स हैं। अब इन C178 पे भी 3 मकान बने हुए हैं 22, 25 गज के। उनमें से पहला मकान हमने आइडेंटिफाई किया, जिसमें से 2 नाम ही जो है यहाँ पर जो वोटर्स के तौर पर हैं। 2 में से मकानों में से 38 वोटर्स में से अभी तक सिर्फ 2 वोटर्स के नाम सामने आए हैं। बाकी वोटर्स कहाँ हैं और क्या ये वोटिंग में हिस्सा लेंगे या ये वोटिंग परसेंटेज को डाउन करेंगे, इनकी क्या भूमिका होगी, इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। और यही जो सूची है, खास करके जो शाहदरा विधानसभा जो चर्चा में है, ये सूची जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है वो चुनाव आयोग को सौंपी गई है। यानी आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों दावे ठोक रहे हैं। वोटर लिस्ट को लेकर हो रहे घमासान पर आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, एक बार वो भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी साजिश रच रही है आम आदमी पार्टी के वोटर्स के वोट कटवाने की। ये मेरे पास शाहदरा का AC 62 का 22 नवंबर 2024 का डॉक्यूमेंट है, जिसमें कि ERO के सिग्नेचर हैं। इसमें ये लिखा है कि इसके पीछे जो 11,000 वोट काटने की एप्लीकेशन भारतीय जनता पार्टी के BLA 1 विशाल भारद्वाज द्वारा दी गई है, वो सारे 11,000 वोटों की तहकीकात की जाए। आज हमने RK पुरम विधानसभा के 3800 फॉर्म 10 मीडिया के सामने रखे। यानी आम आदमी पार्टी अभी भी दावा कर रही है कि ये लिस्ट जो है वो बीजेपी की तरफ से दी गई और इसकी जांच होनी चाहिए कि ये सब कैसे हो रहा है, और इसलिए चुनाव आयोग को भी सामने आकर और स्पष्टता से चीजें बतानी चाहिए। एक ट्वीट से क्या होगा सर, बताइए पूरे तरीके से, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। की वो ताकत जो देखेंगे तो गर्व से भर जाएंगे। आज इसका चर्चा। बॉस, हमारे यहाँ ना हर बात में सनातन का मजाक उड़ाने वाले ये बात भूल जाते हैं कि सनातन की सेवा में जुड़े ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं, ऐसी ऐसी संस्थाएं काम कर रही हैं जो नाम की मोहताज नहीं है, जो नाम के लिए काम नहीं कर रहे हैं। वो सनातन की सेवा भी कर रहे हैं, समाज की सेवा भी कर रहे हैं, और बिना इस अपेक्षा के कर रहे हैं कि कोई उनका नाम लेगा, कोई उनके बारे में चर्चा करेगा, मीडिया में खबर छपेगी। ये होता है निस्वार्थ सेवा का भाव, और बिना धर्म देके कर रहे हैं। जो इसको मदद की जरूरत है उसके लिए सनातनी लग जाते हैं। वो अगर मुसीबत में देश की मदद करते हैं तो सनातन के भव्य मंदिर भी इस्लामिक राष्ट्र तक में खड़े कर देते हैं। BAPS स्वामीनारायण संस्था का नाम आपने सुना ही होगा। इन्होंने दुनिया भर में सनातन का ऐसा जलवा दिखाया कि आज मुस्लिम देशों में भी इनके मंदिर बनकर खड़े हैं। और उनकी एक और खास बात है कि जहां आज के जमाने में ऐसे लोग आपको कमी दिखेंगे जो खुद से जुड़े लोगों की अपने से ज्यादा रिस्पेक्ट और वैल्यू करते हैं। ऐसी कौन सी संस्था होगी बॉस जो दुनिया भर से अपने कार्यकर्ताओं को बुलाए, अपने सेवाकारों को बुलाए और एक जगह इकट्ठा करके करोड़ों रुपए खर्च करके उनका सम्मान ऐसे भव्य तरीके से करे कि देखने वाले देखते रह जाएं। वरना आजकल कार्यकर्ताओं को कौन पूछता है। अहमदाबाद में ऐसा ही कुछ हुआ। BAPS स्वामीनारायण संस्था ने जो किया वो देखने लायक था। उन्होंने इतना गजब का कार्यक्रम अपने वॉलंटियर्स के लिए रखा कि उसकी तस्वीरें देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये वो वॉलंटियर्स हैं जो बिना किसी चमक धमक के BAPS के लिए हर समाज सेवा के कार्य में पहुंच जाते हैं। देश और दुनिया में कोई भी आपदा हो, कोई भी मुसीबत हो, BAPS के ये कार्यकर्ता आपको मदद देने में सबसे आगे दिखेंगे। इसलिए इनका भव्य सम्मान किया गया इन कार्यकर्ताओं का। BAPS का कार्यकर्ता स्वर्ण महोत्सव अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित हुआ था, उसी स्टेडियम में जहां वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था बॉस। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में BAPS के महोत्सव की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। ऐसी ऐसी तस्वीरें थी वहां। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लाखों BAPS कार्यकर्ता आए। BAPS के इस कार्यक्रम में खुद PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वहां पर लोगों को मैसेज दिया। इस दौरान PM मोदी ने BAPS के बारे में कई ऐसी बातें बताई जो बहुत लोगों को नहीं पता है। ऐसा ही एक अनसुना किस्सा आज आपको बताऊंगा। जब PM मोदी के एक फोन कॉल पर आधी रात के बाद PM ने एक फोन किया तो लाखों सनातनी कैसे इकट्ठा हो गए, कैसे BAPS के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए, आज आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन पहले आप अहमदाबाद कार्यक्रम था और बहुत ही यूनिक था। मैं वहां था इस कार्यक्रम में।
और जब मैं देख रहा था तो मुझे लग रहा था बड़े बड़े कॉन्सर्ट नहीं होते होंगे ऐसे जैसा इन लोगों ने करके दिखा दिया। भाई इस तरह से अपनी संस्था से जुड़े लोगों का बहुत कम लोग ध्यान रखते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पूरा ग्राउंड एक जायंट स्क्रीन बना दिया गया। आप जमीन पे देखिए ना, ये जो बड़ी सी स्क्रीन दिख रही है जमीन पे तैयार की गई। शानदार लाइटिंग और प्रोजेक्टर से ऐसा माहौल बनाया गया जैसे मैदान पर कोई फिल्म चल रही, जिसमें बीएपीएस के बारे में जानकारी दी गई। बीएपीएस के परम पूज्य गुरु की तस्वीरें भी इसी तरह से मैदान पर उकेरी गई, जिन्हें देखकर वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने सिर झुकाकर सम्मान प्रकट किया। फिर लाइट शो का आयोजन किया गया। एक साथ हजारों लाइट्स की रोशनी से पूरा स्टेडियम रंगीन हो गया। कोऑर्डिनेटेड लेजर लाइट शो का कमाल था। लाइट शो के बाद आतिशबाजी की गई, उसका नजारा भी बेहद शानदार। इतना ही नहीं, वहां पर इस कार्यक्रम के दौरान एक हाथ में बैंड बांध दिया गया और उस बैंड का जो कंट्रोल था वो संस्था के जो लोग थे उनके पास था, और उससे अलग अलग रंग की लाइट निकल रही थी। ये जो आप स्टेडियम के चारों तरफ हिस्सा देख रहे हैं जिसमें अलग अलग लाइट दिख रही है, वो वहां अलग फ्रीक्वेंसी पर वो लाइट्स वही कंट्रोल कर रहे थे। मतलब बड़े बड़े रॉकस्टार के कार्यक्रम में जैसा कार्यक्रम नहीं होता होगा वैसा वहां पे कार्यक्रम हुआ। किसके लिए? कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए। बीएपीएस के कार्यकर्ता चाहे कितने भी मुश्किल हालात में हो, सेवा करने से पीछे नहीं हटते। चाहे गुजरात के भुज में भूकंप आया हो, कोविड का काल हो, कोई मुश्किल हो, ये सनातनी बीएपीएस के कार्यकर्ता सबसे आगे दिखाई देते हैं। आप देखिए कि भुज में भूकंप के बाद 6,500 से ज्यादा कार्यकर्ता भूकंप प्रभावित इलाकों में काम कर रहे थे। बीएपीएस के कार्यकर्ताओं ने रिलीफ कैंप लगाए थे। 40,000 लोगों को 45 दिन तक रोज खाना खिलाया था। 3,000 लोगों के लिए 655 टीन के मकान बनाए थे। जो पूछते हैं ना, ये सनातन क्या ही कर लेगा, सनातनी क्या कर लेगी, ये है ताकत सनातन की बॉस। मोबाइल मेडिकल वैन के जरिए 45,000 लोगों को मेडिकल सुविधा दी। कोविड महामारी में भी बीएपीएस कार्यकर्ताओं ने जमकर काम किया। 1,000 से ज्यादा साधु और 5,000 कार्यकर्ता कोविड में लगातार काम कर रहे थे। 6 लाख से ज्यादा भोजन के पैकेट जरूरतमंदों में बांटे गए। कोविड में लाखों लोगों को राशन के पैकेट बांटे गए। यूक्रेन से 23,000 भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाला भाई, और यूक्रेन में 1,000 रिफ्यूजीज के लिए भोजन की व्यवस्था की। स्वर्ण महोत्सव का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी महाराज के साथ दीप जलाकर किया। उसके बाद कई रंगारंग कार्यक्रम भी हुए। लेकिन इस दौरान पीएम मोदी जो वहां पहुंचे नहीं थे, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस महोत्सव को संबोधित किया। लेकिन पीएम मोदी ने जो इस दौरान एक बात बताई, उसे सुनकर सब दंग रह गए। पीएम मोदी ने बताया कि जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था और वहां फंसे भारतीयों में बहुत सारे लोग पोलैंड आ गए थे और पोलैंड में उन भारतीयों को मदद की जरूरत थी, तो उस समय खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात को 1 बजे के करीब बीएपीएस के संतों को फोन किया मदद मांगने के लिए, और इसके बाद लाखों सनातनी रातों रात इकट्ठा हो गए, युद्ध क्षेत्र से निकाल कर लाए गए भारतीयों के लिए। सुनिए पीएम मोदी उसके बारे में खुद बता रहे। उस समय मैंने बीएपीएस के एक संत के साथ बात की थी, और ये बात मुझे लगता है शायद आधी रात बीत चुकी थी, 12 या 1 बजा था रात को, तब मैंने बात की थी। उनसे मैंने आग्रह किया कि बड़ी संख्या में जो भारतीय पोलैंड पहुंच रहे हैं, उनकी मदद के लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और मैंने देखा कि कैसे पूरे यूरोप से रातों रात बीएपीएस के कार्यकरों को आपकी संस्था ने एकजुट कर दिया। आप लोगों ने युद्ध के माहौल में पोलैंड पहुंचे लोगों की बहुत बड़ी मदद की। और फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक, स्कार न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गिराने निकले राहुल गांधी के खिलाफ इंडी गठबंधन कैसे एक तरह का विश्वास प्रस्ताव ले आया है, आज आपको दिखाऊं। इंडी गठबंधन में बड़ी बगावत, राहुल गांधी को राजनीति ही छोड़नी पड़ जाएगी क्या, आज इसके बारे में भी बात होगी। ईवीएम में धांधली का आरोप लगाने वालों की बखिया उधेड़ने वाली रिपोर्ट आ गई है, वो रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। और बीजेपी ने गांधी परिवार और जॉर्ज सोरोस के कनेक्शन की कौन सी नई फाइल खोल दी, आज ये भी दिखाऊं। इसके अलावा दिल्ली चुनाव की भयंकर लड़ाई शुरू हो गई है।
केजरीवाल के सामने बीजेपी और ओवैसी दोनों आकर खड़े हो गए। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट देकर ओवैसी ने दिल्ली में किसका गेम बिगाड़ा? बीजेपी का, कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का? ये आज आपको बताऊं। दिल्ली चुनाव के पहले केजरीवाल को वोट करने वाले अचानक गायब होने लगे हैं क्या? इसकी सच्चाई क्या है?